गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करेंगे, सप्लाई अंडर जीएसटी। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे टैक्सेबल इवेंट। आप कई बार पढ़ चुके हैं। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसी घटना करना जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, तो उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं आप। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आप गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं या दोनों सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होता है। रेलेवेंट डेफिनेशन में गुड्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके थे। गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे इजीली इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लैंड और बिल्डिंग कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। लैंड बिल्डिंग हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और लैंड और बिल्डिंग को बेचने पे जीएसटी आपको नहीं देना होता है। और जो गुड्स की डेफिनेशन है उसमें आप पढ़ चुके हैं, मनी इंक्लूड नहीं होता। मनी मतलब जो लीगल मनी, जो लीगल टेंडर है, जो अभी चल रही है मनी, जो रुपये आपके पास में है, जो आप मार्केट में यूज़ करते हैं एज ए एक्सचेंज के तौर पे, वो मनी वो इंक्लूड नहीं होगा। और सिक्योरिटी, शेयर मार्केट पे किसी तरह का जीएसटी लगेगा। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड खरीदने बेचने पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। पर एक्शनेबल क्लेम जो अनसिक्योर्ड डेट है, अगर आप उस पर लगेगा जीएसटी। कोई ग्रोइंग क्रॉप से, ग्रास थिंग्स, जब तक वो ज़मीन से अटैच है, साफ साफ लिखा है जब तक वो ज़मीन से अटैच है तब तो नहीं रहेगा। अगर कोई पेड़ है, ग्रास है, उसे ज़मीन से काट के आप बेच सकते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा और उस पर फिर आपको जीएसटी देना होगा। और आप पढ़ चुके हैं एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट। पर सारे एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगता है, केवल लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, केवल 3 ही, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, इन 3 एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लगता है। सर्विस का मतलब होता है गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ बच गई वो सर्विस मानी जाएगी। और आप पढ़ चुके हैं सिक्योरिटीज़ पर और मनी पर किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मनी का मतलब करंट मनी है जो भी फैशन में चल रही है। जो पुराने सिक्के, पुराने नोट बंद हो चुके हैं वो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू कहलाती है और न्यूमिस्मेटिक वैल्यू करेंसी को बेचने पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। फैमिली की डेफिनेशन से देखिए कि अगर आप अभी पढ़ेंगे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फैमिली वर्ड आता है कि अगर आपस में आप फ्री में भी शेड्यूल बना पढ़ेंगे, फ्री में भी एक दूसरे को गुड सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस, जीवन साथी, बच्चे, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट। जीवन साथी, बच्चे हमेशा फैमिली की डेफिनेशन में माने जाएंगे। पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर तभी फैमिली की डेफिनेशन में कवर्ड होंगे जब वो मेनली आप पे डिपेंड करते हो, यानी आप ही उनके खर्चा पानी उठाते हो तो वो क्वेश्चन बोलेगा तभी आप मानेंगे मेनली डिपेंडेंट करते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मानेंगे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर इंडिपेंडेंट है। हमेशा एसएससी के फेवर में जाना होता है, जानबूझ के टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ानी होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एसएससी के फेवर में डिसीजन देना होता है। कंसिडरेशन का मतलब दे रखा है, कोई कंसिडरेशन पे 99% केसेस पे अगर आप कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, कोई गुड्स और सर्विस आप किसी को सप्लाई करते हैं और कंसिडरेशन चार्ज करते हैं तो ही आपको जीएसटी देना होता है। एक्सेप्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 अभी आप रिवाइज करेंगे। शेड्यूल 1 में उन एक्टिविटीज़ के नाम हैं जो अगर आप फ्री में भी करेंगे तो भी आपको जीएसटी देना होता है। तो कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर दे रखा है। कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, चाहे वो रेसिपिएंट बायर खुद भी दे सकता है या बायर के भी पे कोई और पर्सन भी दे सकता है, यानी मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड कोई भी दे सकता है पैसे। पर सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो कंसेशन का पार्ट नहीं होती है, यानी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो सरकार की तरफ से आपको सहायता राशि मिलती है, मदद की राशि मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए मिली हो। इसी तरह अगर आप किसी काम को करने के लिए हाँ करते हैं, किसी काम को करने के लिए ना करते हैं। फोरबियरेंस मतलब किसी का बर्डन बियर करना, किसी काम को करने के लिए ना करना, किसी काम को करने के लिए हाँ करना और इसके बदले में पैसे चार्ज करना किसी से, वो भी कंसेशन का पार्ट होता है और उस पर जीएसटी आपको देना होगा। वही सेम चीज़ लिखी हुई, कोई सब्सिडी अगर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको नहीं देना होगा उस पर कोई भी जीएसटी। अगर आप कहीं पर डिपॉजिट जमा कराते हैं, डिपॉजिट मतलब जैसे कोई गैस का कनेक्शन लेते हैं, टेलीफोन का कनेक्शन लेते हैं, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा जब तक कि सप्लायर उसे एज ए कंसिडरेशन के तौर पे नहीं मान ले। एज ए कंसिडरेशन कब मानता है कोई डिपॉजिट को? जब आप कोई गलती करते हैं, आपका पैसा फॉरफिट कर लेगा सप्लायर, तो डिपॉजिट पे भी जीएसटी देना होगा। अगर वो डिपॉजिट रिटर्न कर देगा, लेते समय तो कुछ नहीं लगेगा, और रिटर्न कर देगा तो जीएसटी नहीं चार्ज होगा। पर अगर वो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे को सप्लायर एज ए कंसिडरेशन यूज़ करता है, फॉरफिट कर लेता है आपका पैसा, तो उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम आप पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई भी क्लेम जो अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड नहीं होता, वो एक्शनेबल क्लेम होता है। केवल लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, 3 ही एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी चार्ज होता है, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग। मनी का मतलब आप पढ़ चुके हैं, जो लीगल टेंडर है, जो आरबीआई के थ्रू और रिकॉग्नाइज्ड है, जो मनी जो मार्केट में आप खरीदने बेचने में यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्सचेंज, चाहे फॉरेन करेंसी हो चाहे इंडियन करेंसी हो, वो मनी मानी जाएगी। पर जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू करेंसी होती है, जो ओल्ड बहुत प्राचीन सिक्के हैं आपके पास में, एंशियंट टाइम के, जो नोट बंद हो चुके हैं, सिक्के बंद हो चुके हैं, वो कलेक्शन का शौक है आपको, आप उन्हें बेचेंगे तो वहाँ पे जीएसटी आपको देना होगा।
टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कि वो गुड्स जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, जिन पर आपको जीएसटी देना होता है, ऐसे गुड्स को टैक्सेबल सप्लाई बोला जाता है। गुड्स और सर्विस को, सप्लाई कॉमन वर्ड है जो गुड्स के लिए भी यूज़ होता है और सर्विस के लिए भी यूज़ होता है। सप्लाई मीन्स गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ जिन पे जीएसटी आपको देना होता है। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, जीएसटी में इंडिया, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया है जहाँ पे जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई, जहाँ पे जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। इंडिया की डेफिनेशन आप पढ़ चुके थे डीप में। इंडिया का मतलब होता है जो आपको लैंड मास दिखता है, जो मानचित्र में दिखता है वो तो है ही, उसके पानी में भी लिमिट होती है। पानी में लिमिट होती है 200 नॉटिकल माइल्स तक। जो लैंड आपका जो लैंड जहाँ पे ख़त्म होता है उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है। स्टार्टिंग के 12 नॉटिकल माइल्स को आप टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं और रिमेनिंग जो बच गए उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो एयर स्पेस होता है वो भी इंडिया का ही पार्ट होता है। अगर आप पानी में भी, इंडियन वाटर में भी सर्विस देंगे तो आपको जीएसटी देना होगा। गुड्स या सर्विस आप सप्लाई करेंगे वाटर में भी तो भी आपको इंडिया में जीएसटी पे करना होगा। सप्लायर की डेफिनेशन से दे रखी है कि सप्लायर ही 99% केसेस में जीएसटी पे करता है। सेलर यानी जो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है, इसमें एजेंट भी इंक्लूड होगा। आपने पढ़ा था एजेंट दो तरह का होता है, एक तो बाइंग एजेंट होता है, एक सेलिंग एजेंट होता है। बाइंग एजेंट मतलब जो पहले आपसे खरीदेगा फिर आगे बेचेगा सामान, ऐसे एजेंट को बाइंग एजेंट बोलते हैं। सेलिंग एजेंट मतलब जो पहले किसी से खरीदेगा फिर आपको सामान प्रोवाइड कराएगा, ऐसे एजेंट को सेलिंग एजेंट करते हैं। तो जो एजेंट है वो सेलिंग एजेंट भी सप्लायर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। रिसिपिएंट की डेफिनेशन दे रखी है। रिसिपिएंट की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि रिसिपिएंट से ही आप जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। ठीक है, बायर की डेफिनेशन है, किसी बायर आप बोल सकते हैं रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट का मतलब क्या है? जहाँ कंसिडरेशन आप जो पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है उसे आप रिसिपिएंट बोलेंगे। ऑब्वियसली जो गुड्स और सर्विस के बदले जो पैसा पे कर रहा है उसे रिसिपिएंट बोलेंगे आप। अगर कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा कोई बंदा इमीडिएटली, पर जिसको आपने गुड्स डिलीवर किए, अवेलेबल कराए, जिसको आपने वो गुड्स या डिलीवर किए, अवेलेबल कराए यूज़ करने के लिए, जिसके पोजीशन में वो गुड्स हैं, उसे रिसिपिएंट बोला जाएगा। और अगर कोई कंसिडरेशन अभी नहीं दिया जा रहा किसी सर्विस के लिए, तो जिसको आपने सर्विस दी, जिस पर्सन को आपने सर्विस दी, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, तो रिसिपिएंट में एजेंट भी आ जाएगा। बताया था बाइंग एजेंट जो पहले खरीदेगा फिर आपको सप्लाई करेगा, तो एजेंट भी हो सकता है जो आपके बिहाफ पे किसी से गुड्स रिसीव कर सकता है। रिसिपिएंट की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है तो आप इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये अटेम्प्ट नंबर 2018 में क्वेश्चन पूछी जा सकती, डेफिनेशन पूछी जा गई है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस। तो आप इस डेफिनेशन को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन को। जो एग्जाम में पास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो सारे इंपॉर्टेंट है ही। एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 3-4 बार इसे देख के हाथ से लिख लें। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे याद नहीं होता, तो याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप 3-4 बार किसी चीज़ को देख के लिख लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप इजीली एग्जाम में उसे कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सन की डेफिनेशन से दे रखी है जीएसटी में कि ये लोग जीएसटी नंबर लेंगे और इन्हें जीएसटी देना होगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एसोसिएशन, यूपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और कोई कॉर्पोरेशन है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कॉपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो अगर ये गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं तो इन्हें जीएसटी नंबर लेना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ये एग्जाम में आ चुका है, इस पे भी क्वेश्चन की मीनिंग एंड स्कोप सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो आपको बताना है। तो सप्लाई में सभी तरह की सप्लाई इंक्लूड है, चाहे आपने रेंट के नाम से दे रहे हो, चाहे सेल के नाम से दे रहे हो, चाहे ट्रांसफर के नाम से दे रहे हो, किसी को कोई गुड्स या सर्विस बार्टर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंस पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, किसी भी तरीके से आप बिजनेस के दौरान किसी भी नाम से कोई गुड्स या सर्विस किसी को दे रहे हैं, सारी तरह की फॉर्म ऑफ सप्लाई इसमें इंक्लूड है, जीएसटी के दायरे में आएंगी। फिर आपने पढ़ लिया था क्लॉज AA कि अगर कोई ग्रुप बना लेते हैं, और जैसे कहीं सोसाइटी में आप रहते हैं, इंडिविजुअल के अलावा कोई ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे को मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे भी जीएसटी चार्ज होगा। जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो एक सोसाइटी बनी होती है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आप हर महीने मेंटेनेंस देते हो सोसाइटी को और फिर वो सोसाइटी आपके फ्लैट्स का मेंटेनेंस का ध्यान रखती है, तो वहाँ पर भी उसे जीएसटी देना होगा। भले वो इंडिविजुअल अपने बेनिफिट्स के लिए बनाया है ग्रुप, किसी आउटसाइडर के लिए नहीं बनाया, फिर भी उसे सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा, सेपरेट माना जाएगा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मेंबर अलग माने जाएंगे और सोसाइटी को अलग ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए आप फ्रेंड्स मिलकर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, आप सब इंडिविजुअल हैं, कोई आपने लीगल कोई फॉर्म सोसाइटी के तौर पे फॉर्म नहीं किया, आप सब इंडिविजुअल हैं और आपस में एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, बिजनेस के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आजकल बिजनेसमैन के, आपस में आप एक दूसरे को सलाह देते हैं, तो इसमें उस पर नहीं लगेगा जीएसटी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन के अलावा कोई और है
और यानी कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोई कंपनी है और वो अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है, ठीक है, और इसके बदले वो कैंसलेशन चार्ज कर रही है, तो वहाँ पे जीएसटी देना होगा। इसी तरह कोई इंपोर्ट करते हैं आप सर्विस, आपने पढ़ा था कोई सर्विस आप अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, उस पर आपको जीएसटी देना होगा अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं तो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप चाहे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने पर आपको जीएसटी देना होगा। और आप पढ़ चुके हैं इंपोर्ट करने पर कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंपोर्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेड किया जाता है और इंपोर्ट करने पर आपको आईजीएसटी देना होता है। सी है द एक्टिविटीज़ है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 अभी आप पढ़ेंगे कि शेड्यूल 1 उन एक्टिविटीज़ पर है जिनमें विदाउट कंसिडरेशन भी आपको जीएसटी देना होगा। यानी अगर आप फ्री में भी किसी को कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, कोई गुड्स दे रहे हैं, तो भी आपको उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। एनालिसिस क्या हुआ, सेक्शन 7 में आपने सप्लाई का पढ़ लिया, स्कोप की सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि अगर बाई चांस कोई चीज़ लिखने से छूट गई पर वो भी गुड्स और सर्विस है तो उस पर जीएसटी देना होगा। या आप ये नहीं कह सकते कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अगर होती है तो जो लिख दिया वो ही माना जाएगा, उसके अलावा कोई छूट गया, बाई चांस लिखने से रह गया तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। पर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि बाई चांस कोई गुड्स और सर्विस की लिस्ट बनाने से रह गई, छूट गई, पर वो गुड्स और सर्विस है तो उस पर भी सप्लाई मानते हुए जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन 7 ये बोलता है कि किसी भी चीज़ को सप्लाई मानने के लिए 3 कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। एक तो गुड्स और सर्विस आपने दी हो, आपने कंसिडरेशन चार्ज किया हो, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, और ये सब आपने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया हो, बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने ऐसा किया हो। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है जो आपने पढ़ा था कि अगर आप कोई सर्विस इम्पोर्ट करते हैं, चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उस पर जीएसटी देना होता है। अगर कोई सर्विस आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं और कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी देना होगा और आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा इंपोर्ट पर। सप्लाई का चार्ट आप फटाफट रिवाइज कर लें। सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है। सप्लाई में कोई भी गुड्स या सर्विस इंक्लूड है जो आप बिजनेस के दौरान और बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन क्लॉज ए। कोई भी एक्टिविटी आप ग्रुप बना के मेंबर्स आपस में किसी सोसाइटी से सर्विस दे रहे हैं, कोई ट्रस्ट किसी को सर्विस दे रहा है, कोई कंपनी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है पैसे के बदले, तो उसे भी जीएसटी देना होगा। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं और कंसिडरेशन पे करते हैं, चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट की हो सर्विस, चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए इंपोर्ट की हो, आपको जीएसटी देना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विस और बोथ। ऑब्वियसली गुड्स और सर्विस सप्लाई करने पे ही आपको जीएसटी देना होगा। अगर आप गुड्स के अलावा कोई और चीज़ सप्लाई करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं देना होगा। जैसे करंट मनी जो लीगल टेंडर है, मनी को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड खरीदने बेचने पे किसी भी तरह का जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपने पढ़ा था किसी भी नाम से अगर आप सप्लाई करते हैं, चाहे सेल के नाम से किसी को कुछ दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, बेच रहे हैं और इसके बदले कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, और ये सब आप कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो फिर आपको इस पर जीएसटी पे करना होगा। कंसिडरेशन का मतलब पढ़ चुके हैं। कंसिडरेशन का काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, फॉरबियरेंस फॉर द, आप किसी काम को करने के लिए मना करते हैं और इसके बदले पैसे चार्ज करते हैं। फॉरबियरेंस मतलब मना करना, किसी काम को करने का बर्डन बियर करना और इसके बदले आप पैसे चार्ज कर रहे हैं सामने वाले से, तो उस पर भी आपको जीएसटी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉम्पीट फीस, कि आपको किसी ने बोला कि मार्केट छोड़ के चले जाओ, मैं 10 करोड़ रुपये दूंगा, आपने मार्केट छोड़ दिया, कहीं और जाके बिजनेस करने लगे, तो आपने फॉरबियरेंस किया, उस काम को करने के लिए ना करा और इसके बदले पैसे चार्ज किए सामने वाले से, उस पर आपको जीएसटी देना होगा। और आप पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, उस सब्सिडी को कंसेशन का पार्ट नहीं माना जाता, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लेता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा जब तक कि वो सप्लायर उस डिपॉजिट को एज ए कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करता, यानी वो आपको मना कर देता है आपका डिपॉजिट वापस करने से और फॉरफिट कर लेता है, तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। नेक्स्ट है ये इस फर्स्ट पॉइंट पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि कई बार आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, किसी मंदिर, ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं, तो क्या डोनेशन आप समथिंग इन रिटर्न के इच्छा से नहीं दे रहे हैं। आपकी जब किसी को दान देते हैं, किसी मंदिर में आप दान देते हैं, तो आपकी इच्छा क्विड प्रो क्यो
क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग रिटर्न, कुछ वापस लेने की नहीं है, तो क्या इस पर भी जीएसटी लगेगा? नहीं, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन अदर वर्ड देयर इज नो ऑब्लिगेशन क्विड प्रो क्यो, मंदिर को कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी, कई लोग मंदिर में पंखे दान करते हैं, कूलर दान करते हैं इस गर्मी के मौसम में, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी कोई रिटर्न नहीं लेते हैं मंदिर से कुछ भी, ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपिएंट डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग दैट इज सप्लाई, सो देयरफॉर देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन पेमेंट मेड। पर हाँ, अगर कोई शर्त लगा देता है, वो इस शर्त पे दान दे रहा है उस मंदिर को कि मेरा नाम का विज्ञापन आपको ऐसे करना होगा, मैं तभी स्पॉन्सर करूंगा, पैसे तभी दूंगा, वो शर्त लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, तो जीएसटी लगेगा। पर कोई रिटर्न की कंडीशन नहीं है, आप मंदिर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस ट्रस्ट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो ट्रस्ट ये जरूर लिखा सकता है कि आपके द्वारा एज ए सप्रीम गिफ्ट, वो आपके नाम लिख सकते हैं कि आपसे इतना गिफ्ट मिला था, वो ठीक है, वो कोई विज्ञापन नहीं कर रहा वो आपके नाम का, पर आप शर्त लगा देते हैं तो फिर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। फिर आपने पढ़ा था कि कोई आर्टिस्ट है वो गैलरी में अपनी पेंटिंग भेजता है बेचने के लिए, तो भेजते समय कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कब लगेगा जीएसटी? जब बायर सच में पेंटिंग सेलेक्ट करेगा, तब वहाँ पे जीएसटी चार्ज करेगा, जब बायर आपको पेमेंट करेगा। यानी जब आप घर से या अपनी शॉप से वो गैलरी में, जो आर्ट गैलरी है, जो एग्जीबिशन जहाँ लगी हुई है, वहाँ पेंटिंग भेज रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जब जीएसटी कब लगेगा? जब बायर सच में आपकी पेंटिंग सेलेक्ट कर लेगा और वो पैसा देगा, तभी वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिर आपने पढ़ा था इंश्योरेंस कंपनियां, आजकल अपन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही हैं, अपन मेडिकल पॉलिसी लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा, उसमें नो क्लेम बोनस बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ली, ठीक है, 10 लाख की पॉलिसी ली, आपने 1 लाख प्रीमियम दिया, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, हर साल 1 लाख रुपए प्रीमियम देना है, और अगर कोई बीमार पड़ गया तो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी हॉस्पिटल को, ये होता है मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब। पर आपने मान लीजिए क्लेम ही नहीं करा, 1 लाख रुपए आपने बीमारी नहीं पड़े तो आपने क्लेम नहीं किया इस साल, तो अब नेक्स्ट ईयर आया तो नेक्स्ट ईयर कंपनी ने बोला कि आपने लास्ट ईयर 10 लाख रुपए क्लेम ही नहीं करे थे कुछ भी, तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, यानी 90,000 ही आपको प्रीमियम देना होगा, 1 लाख प्रीमियम नहीं देना होगा। हम इसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस, मतलब आपने क्लेम नहीं किया लास्ट ईयर, आपने कोई एडमिट नहीं हुआ आप हॉस्पिटल में, तो इंश्योरेंस कंपनी के पैसे बच गए, तो इस एज ए डिस्काउंट के तौर पे वो आपको नो क्लेम बोनस दे रही है, क्योंकि आपने कोई क्लेम नहीं किया था, 10% प्रीमियम में छूट दे रही है। तो क्वेश्चन उठता है क्या इस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइड बाय इंश्योरेंस। हमको इंश्योरेंस पर्सन जो है, इंश्योर मतलब जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस नहीं दे रहा है कि 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि उसने क्लेम ही नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो क्लेम इसलिए नहीं किया कि बीमार नहीं पड़ा, ये कोई कंडीशन नहीं थी ना, तो ये नो क्लेम बोनस पे किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आप इस इन कंडीशन में सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आपको देना होगा। बिजनेस हैज बीन समराइज एनी ट्रेड, कोई भी आप ट्रेड करते हैं, व्यापार, वाणिज्य, मैन्युफैक्चर, निर्माण, प्रोफेशन करते हैं एक्सेट्रा, इफ देयर इज नो पेक्यूलियर बेनिफिट, भले आपका प्रॉफिट कमाने का मोटिव हो या ना हो, जरूरी थोड़ी प्रॉफिट हो, हर बार लॉस भी हो सकता है। कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो इंसिडेंटल एंसिलरी ज़रूरी है, ठीक है, एंसिलरी एक्स्ट्रा है। एनी एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम ऑफ कंटिन्यूटी, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं सेम नेचर की, चाहे वो लगातार कर रहे हैं चाहे एक बार कर रहे हैं, अगर आप कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं किसी बिजनेस के दौरान, तो आपको जीएसटी देना होगा। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं बार बार नहीं बेच रहा उस चीज़ को, चाहे साल में एक बार ही बेचा हो, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई की है ड्यूरिंग द बिजनेस, तो आपको जीएसटी देना होगा। सप्लाई में कैपिटल गुड्स भी आएंगे। कैपिटल गुड्स जिन्हें आप अकाउंट में फिक्स एसेट बोलते हैं 11वीं क्लास से, आप इन्हें भी बेच सकते हैं। बिजनेस खोलते समय, बिजनेस बंद करते समय जीएसटी आपको देना होगा। गुड्स खरीदते समय भी देना होगा, और बेचते समय जब आप बिजनेस बंद करेंगे तो बेचेंगे गुड्स, तो भी यहाँ पे जीएसटी चार्ज करेगा। कोई आपने क्लब, जैसे क्लब होते हैं, जिम की फैसिलिटी, कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन अपने मेंबर से पैसे चार्ज करता है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। किसी प्रीमाइसेस में एंटर होने के लिए अगर आप पैसे पे करें, कोई सर्कस देखने जा रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो टिकट्स खरीदने पड़ते हैं उस प्रीमाइसेस में एंटर होने के लिए, तो भी जीएसटी लगेगा। अगर आप किसी ऑफिस में, ऑफिस की पोजीशन को होल्ड करते हैं बिजनेस के दौरान, जैसे आप सीए हैं या सीएमए हैं, आपको किसी कंपनी में 2 घंटे ही जाना है, एम्प्लॉय नहीं बन रहे, आप 2 घंटे सलाह देने जाएंगे, उस कंपनी के प्रोफेशन में हेल्प करने जाएंगे अकाउंटिंग में, तो आप किसी ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं किसी प्रोफेशन के दौरान और आप पैसे चार्ज करें, तो वो आना जाएगा, आप सर्विस दे रहे हैं, आपको जीएसटी देना होगा। कोई भी क्लब है जिसमें एक लाइसेंस बुक मेकर बताया था, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, जो ये क्लब होते हैं, इनमें एक टोटलिसेटर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है, एक बंदा बैठा होता है जो आपसे बैट लगवाता है, बोली लगवाता है लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग में, तो उस क्लब वाले को भी जीएसटी देना होगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम आप पढ़ चुके हैं, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, इन 3 चीज़ों पर जीएसटी लगता है। कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट जो करती है, पर कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट को भी जीएसटी देना होता है। ये तो आपने पढ़ लिया।
सेक्शन अब शेड्यूल 1 आ गया है। शेड्यूल 1 में उन एक्टिविटीज़ के नाम है कि अगर आप फ्री में भी कर रहे हैं काम तो भी आपको जीएसटी देना होगा, भले आप सामने वाले से कोई कंसेशन चार्ज नहीं कर रहे। पहला पॉइंट था परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज, मतलब बेच रहे हैं बिजनेस असेट को, यानी आप परमानेंटली किसी को दे रहे हैं अपनी बिजनेस के असेट जिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, खरीदने पे जो टैक्स दिया था वो आउटपुट टैक्स में से आपने उसे डिडक्ट करा लिया था, जिसे आप आईटीसी बोलते हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। एक तो बिजनेस की कोई एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, परमानेंट दे रहे हैं, टेम्परेरी नहीं दे रहे हैं, परमानेंट दे रहे हैं, और आपने आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम क्या करने का मतलब क्या है, जो आपने इनपुट टैक्स दिया होगा उस एसेट को खरीदते समय, जब आपने कोई गुड्स बेचा होगा आउटपुट टैक्स में से उसे घटा लिया होगा, तो इसे आईटीसी लेना बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। पर ये रूल इन केसेस में नहीं लगेगा अगर आईटीसी ब्लॉक था। कुछ असेट्स हैं जो पढ़ेंगे आप आगे रिवाइज करेंगे, कई असेट्स पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, तो अगर आप वो असेट किसी को फ्री में देंगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर आपको आईटीसी मिल सकता था, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते थे आप, पर आपने लिया ही नहीं, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस के असेट है जिस पर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं और आप फ्री में किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। पर जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले ही नहीं सकते थे या ले सकते थे पर आपने नहीं लिया, तो उस असेट को अगर आप फ्री में भी किसी को दे रहे हैं तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और बिजनेस के एसेट जो है वो जीएसटी में डिफाइन नहीं है। बिजनेस के एसेट वही हैं जो 11वीं क्लास से पढ़ते हैं, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब बिजनेस एसेट मानी जाती है। सेकंड पॉइंट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अगर आप रिलेटेड पर्सन है आपस में एक दूसरे को फ्री में भी कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन आप पढ़ चुके हैं, अगर आपका दूसरे स्टेट में बिजनेस है, दूसरी यूनियन टेरिटरी में बिजनेस है, तो जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करते हैं, दूसरे स्टेट में जाके ब्रांच खोलते हैं, तो आपको दूसरा जीएसटी नंबर लेना होगा, क्योंकि एसजीएसटी तो दूसरे स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में दूसरे नंबर से जमा होगा, एक नंबर से जीएसटी में काम नहीं चलता। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन है, उसके डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस तो डिफरेंट जीएसटी नंबर लेने होंगे। सेम स्टेट में आपके पास चॉइस होगी, या तो आप एक नंबर से काम चलाने या डिफरेंट नंबर भी ले सकते हैं। तो रिलेटेड पर्सन का जनरल मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आते हैं, प्रभाव में आते हैं, तो आप रिलेटेड, मम्मी पापा भाई बहन, ये सब रिलेटेड माने जाएंगे। रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दी गई है। आपने पढ़ा था इन पर्सन को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। एक तो अगर आप एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं, बायर सेलर के बिजनेस में और सेलर बायर के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं एक दूसरे के बिजनेस में, तो आप रिलेटेड माने जाएंगे। अगर आप लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हैं, बायर सेलर किसी बिजनेस में पार्टनर हैं, तो रिलेटेड माने जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में रिलेटेड माने जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो आपको रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। कोई थर्ड पर्सन है जो जिसके पास सेलर कंपनी के भी और बायर कंपनी के भी 25% या उससे ज़्यादा की वोटिंग स्टॉक है, तो दोनों को रिलेटेड माना जाएगा। कोई एक दूसरे पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल कैसे आएगा, कम से कम 50% से ज़्यादा अपने शेयर खरीद रखे हों। कोई थर्ड पर्सन है जो दोनों पे कंट्रोल करता है, यानी बायर सेलर पे दोनों पे कंट्रोल करता है, तो बायर से रिलेटेड माने जाएंगे। और सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल, या बायर सेलर मिलकर किसी थर्ड पर्सन पे कंट्रोल करते हैं तो भी वो रिलेटेड माने जाएंगे। अगर आप सेम फैमिली से हैं, फैमिली की डेफिनेशन आप पढ़ चुके थे, स्पाउस, बच्चे आएंगे, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी तभी आएंगे जब वो आप पे डिपेंड करते हों। या आपका सोल एजेंट है, या आप सोल एजेंट हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सोल कंसेशनरी। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी मीन आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट बेचेंगे अपनी शॉप पे, किसी दूसरे प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, तो आप उस कंपनी के सोल एजेंट कहलाते हैं। जैसे एप्पल की शॉप फ्रेंचाइजी ले लिया आपने, तो एप्पल के ही फ़ोन रखेंगे आप अपने मोबाइल शॉप पे, किसी दूसरी कंपनी के नहीं रखेंगे, तो माना जाएगा आप एप्पल के सोल एजेंट हैं। और रिलेटेड पर्सन आपस में, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने के पीछे लॉजिक है, अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को फ्री में भी कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो भी इन्हें जीएसटी देना होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन आप पढ़ चुके हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेक्शन 25, अगर आप कोई सेम पर्सन जिस दूसरे स्टेट में यूनियन टेरिटरी में जाके बिजनेस करता है तो उसे दूसरा नंबर लेना होता है, एक नंबर से वो काम नहीं कर सकता है। इन जीएसटी सप्लाइज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। ही हैज़ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ से आप गुड सप्लाई करते हैं, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड होता है एक लिमिट से, ठीक है। दस ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ए स्टेट, आपको उस स्टेट में जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है जहाँ पे आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसे गुड जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, उन्हें आप क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जैसे शराब हो गई फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, तो ऐसे गुड्स को नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं, और जिन पे लगता है उन्हें टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं।
फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आप पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड माना जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे को जो सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि इन दोनों को डिफरेंट माना जाता है। पर इस पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं और ड्यूरिंग द जॉब अपने एम्प्लॉयर को जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने एग्जाम कर दिया है। वो नेगेटिव लिस्ट अभी आप पढ़ेंगे, नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 में डाल रखा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जहाँ पे रिलेशन है और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है, उसमें टर्म्स कंडीशन लिखी होती है कि आपका क्या जॉब प्रोफाइल है। तो अगर ड्यूरिंग द जॉब प्रोफाइल आप जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर आपका एम्प्लॉयर साल भर में आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट के लिए तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, गिफ्ट तो वॉलंटरी दिया जाता है। तो अगर एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देता है, चाहे कैश में देता है चाहे काइंड में देता है, तो फिर जैसे ही 50 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट हो जाएगा पूरी वैल्यू पे जीएसटी चार्ज होगा। जैसे सपोज 3 बार उसने एम्प्लॉय ने गिफ्ट दिया आपको, एक बार 30,000 रुपये का, 30,000 का दिया, फिर 20,000 का दिया, फिर 10,000 का दिया, तो टोटल 60,000 हो गया। तो पूरे 60,000 पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब ये तो बता ही दिया परक्यूजिट, जो आपको एम्प्लॉयर जॉब के दौरान जो भी सुविधाएं देता है। परक्यूजिट मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देता है, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया, आपको आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, आपके घर कुक रखवा दिया, एटसेट्रा। ये परक्यूजिट्स होते हैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। और अगर जॉब के दौरान एम्प्लॉयर आपको ये बेनिफिट्स देता है तो आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये फैसिलिटी एग्जाम्प्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, इन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट आप पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल एजेंट को जीएसटी में सेपरेट माना जाता है। अगर आप किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं जो कमीशन बेसिस पे आपके प्रोडक्ट को आगे बेचता है, तो एजेंट को अलग जीएसटी नंबर लेना होगा, प्रिंसिपल को अलग जीएसटी नंबर लेना होगा। और प्रिंसिपल एजेंट को जब भेजेगा तो भी जीएसटी लगेगा, एजेंट जब प्रिंसिपल को सामान भेजेगा तो भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ये बात ध्यान में दे रखी है कि केवल गुड्स ही इसमें कवर्ड होंगे, सर्विस नहीं। अगर एजेंट और प्रिंसिपल आपस में सर्विस को दे रहे हैं, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, जैसे कोई एजेंट है, एजेंट मतलब आपके प्रोडक्ट बेचता है, वो अपनी शॉप पे, उसके यहाँ एसी खराब हो गया तो आपने अपने यहाँ का टेक्नीशियन उसके यहाँ भेज दिया और उसने एसी ठीक कर दिया फ्री में, तो इस पर नहीं लगेगा जीएसटी, वो सर्विस है। कि हाँ, गुड्स अगर आप दे रहे हैं, आप एजेंट को गुड्स भेज रहे हैं और एजेंट जब आपको भेज रहा है तो भी जीएसटी चार्ज होगा, भले ही वो विदाउट कंसेशन है, फ्री में दे रहे हैं। क्योंकि एजेंट को तो फ्री में ही भेजेंगे ना पहले गुड्स बेचने के लिए, वो आगे बेचेगा और कमीशन चार्ज करेगा, तब हम पैसे चार्ज करेगा बायर से, हम उसको कमीशन देंगे। पर ये केवल गुड्स पे अप्लाई होगा रूल, यानी प्रिंसिपल एजेंट आपस में गुड्स एक दूसरे को भेजते हैं फ्री में भी विदाउट कंसेशन तो भी जीएसटी लगेगा। पर हाँ, आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं फ्री में तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है एजेंट माना कब जाएगा? एजेंट तभी माना जाएगा जब वो अपने नाम से बिल बना के भेजेगा। अगर वो आपके नाम से बिल बना के आगे दे रहा है तब वो एजेंट नहीं माना जाएगा, तब तो ये माना जाएगा आपने कोई ब्रांच खोली थी तभी तो आपके नाम से बिल बना के दे रहा है। जैसे मैंने एप्पल की फ्रेंचाइजी ले ली, तो मैं जब बिल बनाऊंगा तो मेरा ऊपर मेरा नाम लिखा होगा ना, अंकित पाठक, ये थोड़ी एप्पल के नाम से बिल बना के दूंगा, नाम तो ऊपर मेरा होगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि मैं एप्पल का ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। पर अगर एजेंट अपने नाम से बिल नहीं बनाता है, प्रिंसिपल के नाम से बिल बनाता है, तो वो एजेंट नहीं माना जाएगा। फिर तो माना जाएगा प्रिंसिपल ने अपनी कोई ब्रांच ऑफिस खोला एडिशनल, एजेंट तभी माना जाएगा जब वो अपने नाम से बिल बना के कस्टमर को इशू करेगा। डेल क्रेडिटर एजेंट भी एक एजेंट ही होता है। डेल क्रेडिटर एजेंट वो होता है जो गारंटी देता है कि अगर पैसा डूब गया, जैसे उधार सामान बेचा, क्रेडिट सेल करी है एजेंट ने और बायर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो डेल क्रेडिटर एजेंट पैसे देगा। तो ये एजेंट गारंटी देता है, इससे इसका नाम डेल क्रेडिटर एजेंट होता है। अब क्वेश्चन होता है डेल क्रेडिटर एजेंट भी एजेंट की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा। वही सेम चीज़, अगर अपने नाम से बिल बना के देगा एजेंट तो वो एजेंट माना जाएगा। और आपस में प्रिंसिपल एजेंट एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करेंगे फ्री में भी तो भी जीएसटी लगेगा। पर अगर वो सप्लायर के नाम से बिल बना के आगे दे रहा है तो वो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। फोर्थ है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल 1 में फ्री में, आप शेड्यूल 1 किस बात पे कि अगर आप फ्री में कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, किससे इंपोर्ट कर रहे हैं? रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी थी एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, कि रिलेटेड पर्सन आपका इंडिया से बाहर है, आप उससे सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, फ्री में भी क्लियर है, इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस, उसे सप्लाई माना जाएगा। मान लीजिए सोनी कंपनी, सोनी कहाँ की कंपनी है? जैपनीज कंपनी है। सोनी इंडिया में भी है, सोनी के टीवी वगैरह बिकते हैं, तो दिल्ली में सोनी का हेड ऑफिस है। उसने अपनी जैपनीज कंपनी से कोई सर्विस ली, इंपोर्ट करी सर्विस, तो जीएसटी लगेगा क्योंकि रिलेटेड है ना, आपस में एक दूसरे का कंट्रोल है दोनों पे। होल्डिंग सब्सिडी तो रिलेटेड मानी जाएंगी आपस में। तो रिलेटेड पर्सन अगर आपका इंडिया से बाहर है और आप उससे कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, तो बिजनेस के दौरान इंपोर्ट करते हैं, भले आप फ्री में इंपोर्ट करते हैं, इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा।
तो ये शेड्यूल 1 खत्म हो गया। शेड्यूल 1 इस बात पे था कि अगर आप फ्री में भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। शेड्यूल 1 में पहला पॉइंट था कि अगर कोई बिजनेस की एसेट है जिसपे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं और अगर आप फ्री में किसी को दे रहे हैं तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा। इट मीन्स अगर मैंने इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया है और मैंने इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो मैं फ्री में दे सकता हूँ वो एसेट, कोई जीएसटी नहीं देना होगा। फिर आपने पढ़ा था कि अगर आप रिलेटेड पर्सन एक दूसरे को आप फ्री में भी कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे तो जीएसटी देना होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब आपकी ही किसी दूसरे स्टेट में यूनियन टेरिटरी में ब्रांच है तो जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। एक नंबर से नहीं, आपको हर स्टेट में डिफरेंट अगर हर स्टेट में आपका बिजनेस है तो अलग से जीएसटी नंबर लेना होगा और आपस में भी आप एक दूसरे को गुड्स और सर्विस सप्लाई करेंगे तो जीएसटी आपको देना होगा। भले ही वो आपका ही बिजनेस है दूसरे स्टेट में पर वो उसका जीएसटी नंबर बदल जाएगा, इसलिए उसे डिस्टिंक्ट मानते हुए आपको सेपरेट पर्सन मानते हुए जीएसटी देना होगा। फिर आपने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो भी रिलेटेड माना जाएगा, पर एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है ड्यूरिंग द सर्विस अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज देता है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पर हाँ, जो गिफ्ट दे रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, गिफ्ट तो वॉलंटरी दिया जाता है, तो गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से दे रहा है और वो साल भर में 50,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है तब तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, चाहे कैश में दे रहा है और काइंड में दे रहा है, तो पूरी वैल्यू यानी कि 50,000 रुपये लेस होंगे, पूरी वैल्यू होल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है आपके बीच में तो प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स भेजेगा और एजेंट जब प्रिंसिपल को गुड्स भेजेगा तो भी जीएसटी लगेगा। हाँ, सर्विस अगर आप दे रहे हैं, एजेंट प्रिंसिपल को कोई सर्विस दे रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को कोई सर्विस दे रहा है तो सर्विस पे नहीं लगेगा विदाउट कंसेशन। पर अगर आप गुड्स भेज रहे हैं एक दूसरे को विदाउट कंसेशन तो भी जीएसटी आपको देना होगा। और आपने पढ़ा अगर इंपोर्ट कर रहे हैं आप सर्विस से अपनी किसी रिलेटेड पर्सन से, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिजनेस के दौरान और फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, विदाउट कंसेशन इंपोर्ट कर रहे हैं कोई सर्विस तो भी आपको जीएसटी देना होगा। तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब कुछ एग्जांपल है सेल प्रमोशन स्कीम की। कई बार फ्री सैंपल और गिफ्ट मिलते हैं, एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चलता है मार्केट में कि आप एक पेन खरीदिए दूसरा फ्री मिलेगा। एक पेन 10 रुपये का है, ठीक है, सपोज दूसरा पेन इसके साथ में दिया जा रहा है फ्री में, तो वो फ्री में नहीं माना जाएगा ना, माना जाएगा एक ही प्राइस पे 2 पेन दिए जा रहे हैं, 10 रुपये में 2 पेन मिल रहे हैं तो जीएसटी तो 10 पे लगेगा। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि आप एक पेन फ्री हो गया, ऐसा कोई नहीं करता। बाय 1 गेट 1 ऑफर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कोई फ्री में क्यों देगा, मतलब वो कॉम्बो बनाते हैं और एक ही प्राइस के बदले दोनों चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं आप यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1 और एक ही प्राइस पे लगेगा जीएसटी को। बाहर से तो आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 20 रुपये थोड़ी ले रहे हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पढ़ चुके हैं आप, कोई सोसाइटी ट्रस्ट अपने ही मेंबर को सर्विस दे रहा है और उसके बदले पैसे चार्ज कर रहा है तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, वैसे ये म्यूचुअलिटी का रूल है उसका एक्सेप्शन है। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलता था कि अगर मेंबर आपस में मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं और आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता। पर ये एक्सेप्शन है जीएसटी में कि अगर आपने भले म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई ग्रुप बनाया पर जो ग्रुप बनाया है, जो दूसरा पर्सन है वो अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कंपनी है और वो अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है तो वहाँ पे तो जीएसटी चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो पैसे आपसे चार्ज करे। जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं उसमें जो सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपको हर महीने मेंटेनेंस देना होता है सोसाइटी को, तो सोसाइटी कौन है, अदर देन इंडिविजुअल, राइट, और आप उसके मेंबर हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो जो पैसे वो चार्ज कर रही है आपसे मेंटेनेंस के नाम से उस पर उसे जीएसटी पे करना होगा। फिर एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये अब शेड्यूल 2 शुरू हो रहा है। शेड्यूल 2 इस बात पर है कि आपको ये गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगता है, तो जीएसटी उन्होंने बताया कि ये गुड्स माना जाएगा और ये सर्विस माना जाएगा। पहले कुछ कन्फ्यूजन होता था पुराने एक्ट में, अब वो सारे कन्फ्यूजन हटा ली। खैर हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। शेड्यूल 2 इस बात पर है कि शेड्यूल एक लिस्ट दी है शेड्यूल 2 में जीएसटी वालों ने कि कैसे पता चलेगा इसे गुड्स मानना है या सर्विस मानना है। जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने पढ़ा था सप्लाई में ट्रांसफ़र वर्ड इंक्लूड है, अगर आप ट्रांसफ़र भी करते हैं तो भी जीएसटी लगेगा। कोई गुड्स ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, गुड्स का टाइटल मतलब मैंने वो गुड्स परमानेंटली आपको दे दी, टाइटल पेपर ही आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया वो गुड्स, तो ऑब्वियसली वो गुड्स बेच रहा हूँ मैं आपको, परमानेंटली मैंने आपको ट्रांसफ़र किया। सेकंड कंडीशन, एनी ट्रांसफर राइट इन गुड्स एंड डिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर टाइटल शेयर। मैंने आपको गुड्स का टाइटल नहीं दिया, आपको यूज़ करने के लिए दिया है वो गुड्स, तो माना जाएगा मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। टाइटल थोड़ी दिया, जैसे ओला उबर में आप जाते हैं बाइक से तो आपको बाइक थोड़ी बेच दिया, कार थोड़ी बेचता है ओला उबर, आपको यूज़ करने के लिए देता है एक पर्टिकुलर टाइम तक जहाँ पे भी आपको जाना है, तो वो सर्विस माना जाएगा।
कई बार क्या होता है कि आपसे पैसे पहले ले लेता है एडवांस में पर्सन, और फिर वो आपको फ्यूचर डेट पे टाइटल ट्रांसफ़र करेगा। तो कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र तो करेगा ना। 2 महीने बाद आपने कार की बुकिंग करा दी कि नई कार लॉन्च होने वाली मारुति की, आपने एडवांस में दे दिए 20 लाख रुपए कार की, पर कार 2 महीने बाद आपको मिलेगी फ्यूचर डेट पे। तो मिलेगी तो सही ना, वो टाइटल आपको पूरी कार के जो पेपर है वो आपके नाम ट्रांसफ़र होंगे, तो वो गुड्स सप्लाई माना जाएगा वो कंपनी आपको गुड्स सप्लाई कर रही है। लैंड एंड बिल्डिंग आप पढ़ चुके हैं। लैंड और बिल्डिंग बेचने पे तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। पर अभी आप पढ़ेंगे कि अगर आप अपनी लैंड और बिल्डिंग रेंट पर देते हैं, किराए पर देते हैं, तो किराए पर जीएसटी जरूर लगता है। माना जाएगा आप सर्विस देने से। कई बार पार्किंग के लिए जगह, जैसे मेरे घर बहुत बड़ा है, मान लीजिए मेरे पास ग्राउंड खाली पड़ा है, तो एक पार्किंग वाला मेरे पास आता है कि सर आपकी ये जगह पार्किंग के लिए दे दीजिए, मैं आपको हर महीने 20,000 किराया दे दूंगा। तो माना जाएगा मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको जगह दे रहा हूँ जिस पे आप पार्किंग की फैसिलिटी बना सकते हैं, तो ये सर्विस पे जीएसटी लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैंड बिल्डिंग बेचने पे नहीं लगता जी, बेच नहीं रहा हूँ, आपको यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। चाहे मैं लीज के नाम से दे रहा हूँ, चाहे टेनेंसी किराएदारी के नाम से दे रहा हूँ, चाहे ईजमेंट इंजॉयमेंट के लिए दे रहा हूँ, कोई लाइसेंस पे दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, इसके बदले आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, कोई किराए पे दे रहा हूँ कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली, तो इसे भी सर्विस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, ये जॉब वर्क की बात करते हैं। जॉब वर्क आप समझते हैं किसी दूसरे के गुड्स पे कोई काम करके देना, उसे जॉब वर्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं साड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी मेरी, मैं साड़ी बनाता हूँ, पर साड़ी पे फॉल पीको मैं नहीं करता, कढ़ाई वगैरह मैं नहीं करता, मैं आपको भेजता हूँ साड़ी, आप उस पर फॉल पीको या कढ़ाई करके मुझे वापस करते हैं, तो माना जाएगा आप मेरे गुड्स पे जॉब वर्क कर रहे हैं, मेरे दूसरे के प्रोसेस गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इसके बदले आप मुझसे पैसे चार्ज करेंगे, तो ये सर्विस माना जाएगा। आप साड़ी थोड़ी बेच रहे हैं मुझे, आप मेरे गुड्स पे कोई काम करके मुझे वापस कर रहे हैं वो गुड्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, तो नाम से पता चल रहा है आपने कोई बिजनेस के एसेट किसी को बेच रहे हैं, तो गुड्स ही माना जाएगा, ठीक है, ये गुड्स की डेफिनेशन माना जाएगा। पर अगर आप किसी को अपनी बिजनेस के एसेट दे रहे हैं टेम्प्रेरी यूज़ करने के लिए, बेच नहीं रहे हैं, परमानेंटली यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये तो आ जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप रेंट पे दे रहे हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बता ही दिया, सर्विस माना जाएगा। कोई लैंड बिल्डिंग किराए पे देते हैं, जैसे रेंटिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया ये सब, तो ये तो सर्विस माना जाएगा, बेच नहीं रहे ना परमानेंट आपने। इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है और मैं कारपेंटर हूँ, आपने बोला सर हमें गेट बनवाने हैं, तो मैं गेट बनवाऊँगा, मैं कंस्ट्रक्शन में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। बिल्डिंग बेचने खरीदने पे तो नहीं लगेगा जीएसटी, पर जो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनमें तो उनको जब आप खरीद के लगाएंगे तो उस पर तो जीएसटी मुझे देना होगा। मैं कारपेंटर हूँ, मैं आपको वुड लगा रहा हूँ, आपके घर पे दरवाजे लगा रहा हूँ, खिड़कियाँ लगा रहा हूँ, तो मैं तो आपको गुड्स बेच रहा हूँ ना, ये ठीक है, तो वो तो गुड्स हो गए, उन पर तो गुड्स माना जाएगा। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर आप दे रहे हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे आगे सर्विस में कि अभी आपने पढ़ा कि लैंड बिल्डिंग बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता, पर कई बार क्या होता है, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, उनमें बिल्डर कहता है कि आप अपना फ्लैट बुक करा लीजिए, 2 करोड़ रुपये दे दीजिए, 2 साल बाद वो आपको पोजीशन देगा, आफ्टर 2 ईयर। अभी नहीं देगा पोजीशन, 2 साल बाद वो आपको पोजीशन देगा, तो माना जाएगा वो वर्क जो बिल्डर है वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है। इसे बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी किसी बिल्डिंग को बनाने में हेल्प कर रहा है वो आपको एकदम पोजीशन नहीं दे रहा, 2 साल बाद वो पोजीशन देगा, तो इस 2 करोड़ पे वो जीएसटी देगा, ठीक है। हाँ, अगर बिल्डिंग बन चुकी है, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग और लैंड, ठीक है, बेच रहा है वो आपको बनाने के बाद, तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। पर बनने से पहले, बिल्डिंग बनी नहीं, उससे पहले वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो माना जाएगा वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन में आपकी हेल्प कर रहा है, एक तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है आपके बिहाफ पर, तो माना जाएगा वो आपको सर्विस दे रहा है, उस पर फिर 2 करोड़ रुपये फिर जीएसटी देना होगा। वापस समझ लें कि अगर कोई बिल्डर है, बिल्डर बनने से पहले आपसे पैसे चार्ज करता है किसी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स के लिए, तो पूरी वैल्यू पे उसे जीएसटी देना होगा, माना जाएगा वो आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। पर अगर बनने के बाद वो बिल्डिंग बेचेगा और फिर पैसे आपसे चार्ज करेगा तो कोई जीएसटी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है और पार्ट बन रहा है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स है, कोई बिल्डिंग है, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, बायर को बेचने के लिए बनाई जानी होली, या तो पूरी बिल्डिंग या पार्टली थोड़ी बहुत, एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट लिख दिया, अगर ये कंडीशन होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। वेयर द एंटायर, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन पैसा हैज़ बीन रिसीव आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर बनने के बाद पैसा लिया जाएगा तो ये सर्विस नहीं माना जाएगा, और ना सर्विस माना जाएगा ना गुड्स माना जाएगा। वेयर रिक्वायर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी आफ्टर हिज फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर,
यानी अगर बनने से पहले कोई आपसे पैसा लेता है किसी बिल्डिंग के लिए तो माना जाएगा वो आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस में दे रहा है और फिर उस पर जीएसटी उसे देना होगा। बनने के बाद वो बिल्डिंग बेचेगा तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह कोई टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज़ और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपके पास कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर आप समझते हैं, ठीक है। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, आप इन्हें किसी को देते हैं यूज़ करने के लिए तो माना जाएगा आप सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि आप उस पर रॉयल्टी चार्ज करेंगे, पैसे लेंगे सामने वाले से। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर कंपनी को डेवलपमेंट करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बना के देना, कोई अडेप्टेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इन्हांसमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट आईटी सॉफ्टवेयर, तो माना जाएगा आप सर्विस दे रहे हैं। किसी काम को करने के लिए हाँ करना, किसी काम को करने के लिए ना करना, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम, किसी काम को करने से पीछे हटना, और टू टोलरेट एन एक्ट, किसी काम को टोलरेट करना और करने के लिए हाँ करना, तो माना जाएगा आप सर्विस दे रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, कई बार जो मेक माई ट्रिप वगैरह है, आपका टूर पैकेज आप लेते हैं, बाद में आप कहते हैं हम तो नहीं जा सकते, कोई इमरजेंसी आ गई घर में, हम टूर पे नहीं जाएंगे, तो आपका टूर पैकेज वो फॉरफिट कर लेती है टूर पैकेज वाली कंपनी, तो माना जाएगा वो आपको सर्विस दे रही है, वो गुड्स नहीं है ना, सर्विस ही मानी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, आप गुड्स का राइट दे रहे हैं, बेस गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप यूज़ करने के लिए दे रहे हैं किसी को, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी दे सकते हैं और लंबे टाइम पीरियड के लिए भी दे सकते हैं, तो इसमें ये सर्विस माना जाएगा। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई मतलब जिसमें मिक्स सप्लाई होती है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आप इसका मतलब आगे। अभी तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सामने वाला बंदा है सारी चीज़ें लगाएगा, आप मटेरियल भी उसका हो जाएगा, लेबर भी वो लेके आएगा, तो इसे सर्विस माना जाएगा। जैसे आपने बोला सर हमें फर्नीचर बनवाना है, तो एक तो ये तरीका है, लकड़ी आप ले आओ, वुड आप ला के दे दो, मैं अपनी लेबर भेज दूंगा, वो आपके घर आके फर्नीचर बना जाएंगे। पर आपने बोला नहीं नहीं सर आप ही बनाइए, फर्नीचर आपका होगा, सामान सारा आपका होगा, हम तो पैसे देंगे। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक तो गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड हो गई, देखिए मैं लकड़ी के भी पैसे आपसे लूँगा प्लस लेबर चार्जेस भी आपसे लूँगा, राइट। तो ऐसा वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है जिसमें गुड्स की वैल्यू भी होती है और सर्विसेज की वैल्यू भी होती है। तो क्वेश्चन होता है इसे गुड्स माना जाएगा सर्विस, तो जीएसटी वाले बोला हम तो सर्विस ही मानेंगे, भले ही इसमें गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है पर हम इसे सर्विस ही मानेंगे। इसी तरह आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहते हैं तो वहाँ पे सर्विस भी दी जाती है, खाना भी आपको सर्व किया जाता है, पर हम उसे सर्विस का ही पार्ट माना जाएंगे। वैसे खाना तो गुड्स मानना चाहिए पर उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बोले नहीं हम इस पूरी कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट टैक्सेबिलिटी ऑफ टीनेंसी राइट। टीनेंसी राइट होता है जिसे किराएदारी अधिकार हिंदी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि कई किराएदार लंबे टाइम तक रह जाते हैं, ठीक है, फिर वो जब मकान खाली करते हैं तो मकान खाली नहीं करते टाइम पे आप नोटिस भेजते हैं फिर भी नहीं निकलते, पर वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें 10 लाख रुपए दो तब हम आपका मकान खाली करेंगे। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 10 लाख रुपए दे दें, ठीक है, उसे मकान खाली करवा लें, या कोर्ट जाइए। कोर्ट में आप जाएंगे तो आप जानते हैं कोर्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक केस चल सकता है, पता नहीं केस का डिसीजन कब आए, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो आप यही रास्ता अपनाते हैं कि ठीक है टीनेंसी राइट खरीद लेते हैं, उससे किराएदारी अधिकार बोलते हैं इसको। किसी मकान में रहने का अधिकार था उसके पास पर वो खाली नहीं कर रहा आपका मकान, इसलिए आपने उसे पैसे दिए, तो माना जाएगा वो किराएदार आपको सर्विस दे रहा है, और इसके आपका मकान खाली करके जा रहा है, एक तरह से वो आपको सर्विस दे रहा है। तो टीनेंसी राइट को बेचने पे जो पैसा मिलता है उसे सर्विस माना जाता है, उस पर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीनेंसी राइट, अगर आप अपना टीनेंसी राइट किसी को देते हैं, बेचते हैं, अगेंस्ट कंसेशन पैसे चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं, इस स्क्वायरली कवर्ड, स्क्वायरली मतलब श्योरली कवर्ड होगा अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड लायबल टू जीएसटी, से सर्विस मानते हुए यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के हम 2 पार्ट बनाएंगे रिवीजन के लिए, अभी यहीं तक रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसको बाद में अपलोड करेंगे। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक में वो समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताइए और उसको हम रिवाइज़ करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।